गुड इवनिंग सर। यस गुड सर। इवनिंग। और कैसे हो तारिक? यस सर। तो तुम्हें इस बार सिलेबस में मैंने क्या डाला, 11th की इनऑर्गेनिक डाली है ना पूरी? यस सर। अच्छा, तो पेपर भी बनाना होगा 11th की फुल इनऑर्गेनिक। ओके। एक मिनट रुको, इसको बंद हो जाए। और कुणाल आ गया? कुणाल दिखता? यस सर। अच्छा, अच्छा क्या कराने वाला हूँ? क्या बजा था अपना? छोटा सा टॉपिक बज रहा था, है ना? यस सर। अच्छा, फोटोकेमिकल स्मोक को क्या बोलते हैं? एक नाम और था फोटोकेमिकल स्मोक का। लॉस एंजलस। लॉस एंजल्स क्यों बोलते थे लॉस एंजल्स? वहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर होता है। क्योंकि वहां पे मिला था। Yes. तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। कल कुणाल तुम कहाँ चले गए थे? कल तो बोल नहीं रहे थे। नहीं सर, बोल रहा था। जिसना तुमने तो पढ़ लिया होगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा, तुम्हें तो सर ने पढ़ा दिया होगा, जूलॉजी वाले सर ने। क्यों कृष्णा, ली थी उस दिन क्लास? नो सर। तुमने भी नहीं ली थी? अच्छा, उस दिन 6-7 बच्चे ही थे, क्यों नहीं ली थी? सर क्योंकि न्यू ईयर था उस दिन। अरे वाह, तो पार्टी शार्टी करने गए थे? यस सर। दोस्तों के साथ पार्टी? यस सर। अच्छा, सर जितने दोस्त थे सबने बुला लिया था। सब मतलब सबके यहाँ गए थे क्या? सर मतलब स्कूल वाले अलग और घर के आसपास वाले अलग। अच्छा, मतलब दो जगह पार्टी की कल तुमने उस दिन। सही यस है, सर। हमारा काम सही था पार्टी। चलो, इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। स्मोक किस किस का मिक्सचर था बोलो? स्मोक एंड फॉग। फॉग। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, एक मिनट बस, नहीं हुई। शशांक आया है? शायद भगत सिंह नहीं दिख रहा है। उसका न्यू ईयर पे मैसेज तो आया था मेरे पास। गोल ही हो गया। तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करें फोटोकेमिकल स्मोक की, तो देखो यहाँ पे। अच्छा, तुम्हारे मुझे किसकी कोई तुमने मुझे बताया था शायद, कोई बच्चा बोला था कल के सीरीज की, टेस्ट सीरीज की बात करनी है जेई के लिए, है? क्यों शामिल? मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला था? यस सर, आपने कहा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे अच्छा, हर फ्रिक्वेंसी हर दिमाग से वीक। निकल गया, मैं पूछना भूल गया। मैं आज पूछता हूँ, आज बात करता ठीक हूँ। है सर। क्लिक नहीं हुआ। और वो डीपीपी सॉल्व हो गई थी जो मैंने डाली थी ग्रुप में, कभी से हो गई? नेक्स्ट डालू मैं? यस सर। शामिल तुमने? दिखता? यस सर, हो ही गए बस। दिव्यांशी, कितने क्वेश्चन रह गए? थोड़े से रह गए, रैंडमली थोड़े बहुत बीच बीच में से। चलो, तो देखो फोटोकेमिकल कंपोनेंट है जो ये एक्चुअली कॉमन कंपोनेंट है। ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैन। ठीक है। अब देखो, जो ओजोन और पैन होता है आपका पावरफुल आई रिटेंट होता है। एक बात ध्यान रखना, पेन का ये पेन का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रख लेना, पूछ सकता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पूछ सकता है आपसे। ठीक है। अब देखो
यहाँ पे भी बात करें, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो इरिटेट करता है नोज को, थ्रोट को, एंड देयर हाई कंसंट्रेशन कॉज हेडेक होता है, इसमें चेस्ट पेन होता है, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट मतलब कफ होना, है ना, और ये ड्राइनेस मतलब समझ लो गला सूखना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिंपल। ठीक है, अब देखो टफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जैसे अभी इस टाइम कोरोना चल रहा है तो डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग लेने में, इस तरीके से समझ सकते हो। अब देखो जैसे फोटोकेमिकल स्मोक होगा लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर, है ना, एंड एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ प्लांट लाइफ, मतलब क्या करेगा ये सिंपल, प्लांट लाइफ को क्या करेगा, डैमेज करेगा। दिस आल्सो कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल, स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल, रबर एंड पेंटेड सरफेसेस, ठीक है ना, जो आपकी बिल्डिंग वगैरह होता है उस पे भी ये पेंटिंग होती है, वहां पे भी होता है, मेटल पे भी कोरोजन का कारण बनता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे याद रख लो किस तरीके से आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। If we control the primary precursors of photochemical smoke such as NO2 and hydrocarbons with secondary precursors such as ozone and PAN, the photochemical smoke will automatically be reduced. Use of catalytic converters in the automobiles which prevent to NO release of NO and hydrocarbons to the atmosphere. ठीक है, याद रख लो सिंपल। जैसे आप इसको भी पाइनस जब आप तीज को उगाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका फोटोकेमिकल क्या होता है बोलो, स्मोक कंट्रोल रहता है। यूनिपेरस ये भी आपका करता है ना, याद रख लो ये इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकता है कौन सा प्लांट आपका कंट्रोल करता है फोटोकेमिकल स्मोक को, पाइनस, यूनिपेरस, क्यूरेकस, पायरस एंड विटिस, वाइटिस, ठीक है ना, ऐसे आप याद रखें। वाइटिस लीची होती है क्या, ये लीची है, लीची नहीं होगा, लीची क्या होता है बोल देखना इंग्लिश, लीची को लीची ही बोलते शायद, आई थी, है ना। तो साइंटिफिक नेम कुछ हो सकता है, कुछ और हो। हम्म, बताओ इसका आंसर बताओ। बोथ। इसका आंसर बताओ, फोटोग्राम, ये तो तुमने सब कर लिया, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखने वाले हैं, आप एनसीईआरटी खोल लो, बताओ। फोर्थ ऑप्शन। एबीसी, कुणाल। यस सर। ठीक है, सी एबीसी हो गया, तीन ऑप्शन। बायोस्फीयर के अंदर ही तो एटमॉस्फेयर क्या, भी होता है। बायोस्फीयर के तो अंदर ही बात तो तो। वही हो गई ना। यस। हाँ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर लेवल वाला, पानी वाली बात कर रहा है। बताओ कौन सी गैस हुई थी। ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन। जी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड थी, साइनाइड नहीं थी शायद, एक बार चेक करना गूगल पे। चेक की, सर डी ऑप्शन ही है, साइनाइड। आइसोसाइनेट ही है, यस सर। याद रखना ये साइनाइड नहीं है, साइनेट है, ठीक है। बोलो। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुम कर लेना, ठीक है, मैं भेज दूंगा तुम्हें, तो ये क्वेश्चंस तुम करोगे, मैं क्योंकि अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस काफी सारे दिए गए हैं तो आप इनको कर लेना, सॉल्व कर लेना अच्छे से, मैं आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा एक बात आना, आपने लेफ्ट टू राइट जाते हो, जनरली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? बोलो। क्या सर, क्या पूछा आपने? जनरली लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज। इंक्रीज होती है। अब मुझे बताओ ना, बेरिलियम और बोरॉन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? बेरिलियम की। क्यों? सर हम इसका वो देखें, 1:2:2 होता है उसका। बोरॉन का होता है 1:2:2P1। 2p1। तो जो 2:2 वाला हो गया वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो गया, तो नहीं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। आंसर ये तो नहीं। और कोई बताए रीजन? बोलो कुणाल, क्या रीजन हो सकता है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए दोबारा। बेरिलियम और बोरॉन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सर बेरिलियम। क्यों? सर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो बेरिलियम को जाएगा 1:2:2 और बोरॉन को जाएगा 1:2:2P1। एक तो जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे ही मुश्किल ही है, और जो साइज है वो भी छोटा हो जाएगा बोरॉन का इसकी वजह से। और जो वो है फुल फील्ड ऑर्बिटल है 2s, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ज्यादा। ये सही आंसर लग रहा है। अच्छा एक पेनिट्रेशन पावर पढ़ी है? यस सर। तो वहां पे तुमने एक चीज सीखी होगी, एस और पी में, एस पी डी एफ में किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है? बोलो, एस पी डी एफ में पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है? एस की ज़्यादा होती है। एस की ज्यादा होती है। जब एस की ज्यादा होती है तो सिंपल सी बात मुझे बताना, एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? 1:2:2 तो पेनिट्रेशन पावर की जगह वजह से क्या हो जाता है बेरिलियम का? बोलो। आयनाइजेशन इफेक्ट हो जाती है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एस ऑर्बिटल किसके पास होती है? न्यूक्लियस के पास होती है। किसके पास होती है? न्यूक्लियस के पास। और जब न्यूक्लियस के पास होती है एस ऑर्बिटल, सिंपल सी बात है, क्या होगा? बोलो, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मुश्किल होगी ना। बोलो, यस सर। ये बात क्लियर हो गई सर ना? ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला नहीं दे सकते रीजन? नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं, पेनिट्रेशन पावर का अच्छा रीजन है। ठीक है, फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के पास है ना, वो पी ऑर्बिटल में है। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बोलो। पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन पावर पावर। आप पढ़ते हो ना, तो पेनिट्रेशन पावर ही लिखा हुआ मिलेगा, याद रखना, पेनिट्रेशन पावर वाला। क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करें पेनिट्रेशन पावर की, तो यहाँ पे एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एस पी डी एफ में सल्फर की होती है। अच्छा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की। वाई? हाफ फील्ड होता है सर उसका। ठीक है। हाँ, सेकेंड, अच्छा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का तो मॉडल बताओ, तो नाइट्रोजन का ज्यादा है ना? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? फिर ऑक्सीजन की हो जाएगी। क्यों? फिर वो हाफ फिल हो जाएगा। अब वो हाफ फील्ड हो जाएगा। वेरी गुड। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो ये होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना इसको, IE2 मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। चलो, ये बात तो तुम्हें क्लियर है। पढ़ते हैं, बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो आपको SO3 दे दिया गया,
SO3 में बताओ पहले कितने सिग्मा कितने पाई। तीन सिग्मा 3 पाई। 3 सिग्मा 3 पाई, वेरी गुड। अब आपने ये बना दिया होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 TBP ट्राइगोनल प्लेनर 120 बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, आपने बता दिया 3 सिग्मा हुए, 3 पाई हो गए। C2 CN 6, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? C2 CN4 कितने सिग्मा कितने पाई? और C2 CN2 इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? C2CN6 में 12 पाई होंगे, 13 सिग्मा होंगे। ओके, और कोई? C2CN4 में 5 सिग्मा 9 पाई। 5 सिग्मा 9 पाई। करो करो, सारे बताओ। तो C2CN2 में 5 सिग्मा 6 पाई। 5 सिग्मा 6 पाई। चलो बढ़िया है। C ट्रिपल बॉन्ड एन, 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 C ट्रिपल बॉन्ड एन। यही होगा C2CN6। क्यों किसना? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 पाई हो गए। सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 3 3 6 3 9 3 12 13। कितने हो रहे? एक बार फिर से गलत हो गया। 1 2 3 12 पाई है 4 सर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सिग्मा हो रहे हैं। यस सर, 12 पाई 13 सिग्मा। इसमें देखो, ये स्ट्रक्चर होगा। जब ये स्ट्रक्चर होगा तो क्या बनेगा? 2 2 4 है ना, 2 2 4 और 2 6 2 8 1 9, 9 पाई हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा हो गए। सर 9 सिग्मा कैसे हो गए? देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप पता है? एक सिग्मा 1 पाई। यस। एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। अब देखो,
यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, सिंपल। अब ध्यान समझना, वैसे ये था, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा, 2 2 4 2 6, 6 पाई। बेंजीन में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई, तीन पाई 12 सिग्मा। 3 पाई 12 सिग्मा। वेरी गुड। तीन पाई 12 सिग्मा, क्योंकि आप क्या बनाओगे, 12 सिग्मा, ठीक है, 12 ही बनेंगे। हाइड्रोजन भी आएगा। हाइड्रोजन भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गई तुम लोगों को, सिंपल सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पे और क्वेश्चंस की, नेप्थलीन का बताओ। पाँच पाई 19 सिग्मा। 5 पाई 19 सिग्मा। अच्छा, बेंजीन का ऑक्सीडेशन, ईच कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा बेंजीन के बारे में, बोलो। -1 होगा। -1 होगा, वेरी गुड। तो इस टाइप क्वेश्चन आज तुम कर लोगे, है ना। तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया नेपथलीन का, उसमें 2 ही हम्म, आते हैं ना रिंग तो। ये सॉरी, यस सर, 2 ही आती हैं। ये आपका मैंने गलत एंथ्रासीन हो गया था। एंथ्रासीन बना दिया, है ना। नेप्थलीन की आपकी 2 ही होंगी, ये होगा नेप्थलीन। ठीक है, जैसे मान लो, चलो ये चीज तो मैंने बता दिया, एक चीज और सिखाते तुम्हें। जैसे मान लो आपको कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर निकालना, कार CO का कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, बताओ कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट, कितना आएगा वो बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे। क्या निकालना था, बॉन्ड ऑर्डर? हम्म,
कार्बोनेट का निकालो, फॉस्फेट का निकालो, करो, सल्फेट का निकालो। करो, निकालो। कार्बोनेट का जगह 4/3। डन सर। हो गया? कैसे निकाला? बोलो। हेलो कुणाल, स्ट्रक्चर से तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे। जैसे मेरे को फॉर्मूला भूल जाता हूँ बार बार। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखे होंगे, डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डिवाइड कर दिया होगा, निकाल लिया होगा। यस सर। देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हो और आपको बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखना आपको क्या करना है, 2 इंटू, ध्यान समझे ना, ऑक्सीजन एटम, ट्रिक समझ लेना यहाँ पे। इसको मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ अच्छे से, है ना, इससे तो मैं 2 इंटू ऑक्सीजन एटम
माइनस चार्ज जो भी है नेगेटिव चार्ज, जैसे एनायन के लिए है फॉर एनायन, डिवाइड बाई ऑक्सीजन एटम। तो मुझे एक बात कहना, ये तुमने 2 इंटू ऑक्सीजन एटम लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितने ऑक्सीजन एटम थे, 3, माइनस चार्ज कितना था 2, डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 6 माइनस 2/3 4/3। बोलो ये हो क्लियर। तो आप कर लोगे, आप निकाल लो यही आया हो, कितना है 1.33 देखो 1.33 आ जाएगा। अब देखो, अब आप फॉस्फेट का भी निकाल लोगे, निकालो। अब आप सल्फेट का भी निकाल लो, कुछ नहीं करना तुम्हें, ये जो लोग सर 5/4 और 3/2। अब सभी के हो जाएंगे, SO3 2 माइनस के निकाल लोगे, ठीक है, तुम NO3 माइनस के निकाल लोगे। समय क्या निकाला है ये? कैसे सर निकाला क्या है ये? बॉन्ड ऑर्डर। ओके सर, ओके। डन सर। क्या हो जाएगा 4 इंटू बोलो 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 5/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 3/2 कहाँ आ रहा है, अरे सॉरी 2 होगा सर। 6/4 3/2 हो गया। यहाँ पे क्या है 4/3 फिर सर ये आंसर है। आंसर आ गया ना। यहाँ पे कितना आ गया 5/3 5/3 तो अब कर लोगे, ट्रिक पता लग गई ना तुम्हें कैसे करना है। तो सर ऑक्सीजन ना हो तो ऑक्सीजन एटम की केस हुई है, फिर तो तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके सर। एक्चुअली तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जनरली, ट्रिक है ना, मैं क्या बोलूं ट्रिक है, हर चीज में एप्लीकेबल हो जाए तो नहीं है ना, ये कुछ ही होगा। जैसे अब तुम कहो Cr2O7 में करा दो 2 माइनस में, तो नहीं होगी ना, बोलो इसमें तो 6 बनेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं, इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, ये समझ ना, इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कैटन की भी आपने ट्रिक बताई थी क्या? नहीं तो ये हो गया। अच्छा एक बात आओ, तुमने सर Cr2O7 में क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? इसमें Cr2O7 बेटा अप्लाई नहीं हो, एक्चुअली वो बीच में ब्रिजिंग कार्बन आ जाता, ब्रिजिंग ऑक्सीजन आ जाता है, उसकी वजह से नहीं होता फिर apply। ओके सर। अच्छा एक बात आना, जैसे मान लो ये आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए, CH3 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है, और एक दे दिया आपको, सॉरी CH2 है यहाँ पे, एक दे दिया आपको A और दूसरा दे दिया आपको CH3 CH डबल बॉन्ड NH3। बताओ इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ए। क्यों B क्यों नहीं? सर बी तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? सर n के ऊपर 5 बॉन्ड आते हैं। सर n नाइट्रोजन का पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट नाइट्रोजन फॉर्म नहीं करेगा। वेरी गुड।
मतलब बातें तुम्हें क्लियर हो गई, ठीक है। एक दो कुछ क्वेश्चंस कराने थे मुझे, जैसे मान लो, अच्छा रेजोनेंस एनर्जी निकालना जानते हो? क्यों? जैसे मान लो आपको ये बॉन्ड लेंथ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन करने में, बताओ। यहाँ पे आपको x दे दिया, यहाँ पे आपको y दे दिया, आपसे पूछा जाए कि किसकी, सिंपल, आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाए, तो कैसे बताओगे? उसके हाइब्रिडाइजेशन से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हो? किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बताओ? एक्स की ज्यादा होगी, क्यों? उसमें रेजोनेंस नहीं है ना, रेजोनेंस बॉन्ड प्योर स्ट्रेंथ। सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा बोलो उस केस में? आपका ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको कभी कभी आता है इस तरीके से, ध्यान रखना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैच चलता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सिंपल से, मान लो आपको दे दिया जाए, सबसे पहला क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है I3 में। सबसे पहले मुझे बताओ इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसका शेप क्या होगा, ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे? सर लोन पे 9 होंगे। यस सर 9 होंगे लोन पे। चलो करो बताओ। सर बॉन्ड एंगल 180। 180, ठीक है। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? लीनियर। इसी तरीके से बनेगा। यस सर लीनियर। 3 लोन पेयर हो गए, बॉन्ड एंगल हो गया सिंपल आपका 180, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका क्या, sp3d, शेप हो गया आपका लीनियर, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर हो गए 9। अब एक बात आना, ये तो मैंने लिख दिया सिंपल, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको ये दे दिया गया, मुझे पूछना चाह रहा है, एक क्वेश्चन और है दिमाग में, बट स्किप हो गया, क्लिक पूछने वाला था, स्किप हो गया, एकदम स्किप हो गया, अभी आया और एकदम स्किप हो गया। चलो फिर याद आने दो, तब पूछता हूँ तुमसे। आपको मुझे ये पूरी टेबल फिल करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपाउंड, आपको बताने हैं हम लोन पेयर और कंपाउंड लिखेंगे, ठीक है। हम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड बताएंगे, ठीक है। और आपको बताना है सिंपल सेंट्रल मेटल एटम पे बताना है। किस पे बताना है? सेंट्रल मेटल एटम पे। उसका शेप बताना है, उसकी ज्योमेट्री बतानी है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है। मॉलिक्यूल, अच्छा यदि मान लो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? नो सर। नहीं। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन, चलो हम पहले कंपाउंड, आप एग्जांपल ही आप ही दोगे, ठीक है। एग्जांपल भी आप ही दोगे, आप एग्जांपल दोगे, मुझे बताओगे उसके एग्जांपल, सब कुछ सिचुएशन बताओगे, एग्जांपल 2-3 बताओगे। जैसे मान लो अभी मैं 0 लोन पेयर ले रहा हूँ, 2 सिग्मा है, बताओ। मैं 0 लोन पेयर 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, बताओ।
बोलो केस, सीधा सीधा मुझे एग्जाम विद एग्जाम सब कुछ बताना आपको, क्या होगी शेप, क्या ज्योमेट्री, क्या कुछ होगा, इमेजिन करो। तो सेम लीनियर हो जाएगी, लीनियर। दो मतलब क्या हो जाएगा? लीनियर शेप हो जाएगी। लीनियर, ठीक है। ज्योमेट्री भी लीनियर होगी। यस। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी एसपी। बॉन्ड एंगल 80। 90। एग्जाम्पल बॉन्ड का 180 हो जाएगा ना। एग्जाम्पल सोचो, इमेजिन कर। BCl2 हो गया, BF2 हो गया। अच्छा, BCl2 का जो आप मॉलिक्यूल बनता था, फॉर्मेशन होता था, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होता था? मान लो आपसे आ जाए क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होती है? मान लो BF2, मान लो BCl2, BF2 दोनों में पूछ रहा हूं मैं, किस एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन होने के बाद कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा। सेकंड, वेरी गुड। और कोई बता पाएगा? सेकंड में हुआ, सही बोल एसपी रहा हूं? ओवरलैपिंग। यार हाथ, कॉपी पेन चलाया तुमने, हाथ पैर चलाए, यही तो यस। गड़बड़ है। इसका कितना एटॉमिक नंबर तो 4। सेकंड में क्यों होगा? 1s2 2s2। यस। एक बात आना, हमें तो इससे मतलब है ना, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p खाली है, ये ग्राउंड स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा यहां से यहां, तो ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट हो गई? फर्स्ट होगी ना। फर्स्ट। तो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है? बोलो। फर्स्ट। फर्स्ट एक्साइट, ये क्वेश्चन आते हैं, सोचना आना चाहिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है। अब एक बात आना, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, आपका लोन पेयर आ गया, मतलब अब Cl यहां यहां आ जाएगा, सिंपल बना देगा। अब आप देखो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है क्या? sp यस। है ना, यदि एक p। अब आपको तो ओवरलैपिंग कौन सी होगी? फ्लोरीन की यदि मैं बात करूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 9। 1s2 2s2 2p 5। तो sp और 2p इसकी ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल बन रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये पूछा जाता है एडवांस में, लेकिन ये बच्चों से नीट लेवल, जेई मेंस लेवल तक यहाँ तक पूछ लिया जाता है कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसना समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा था? तारिक, यस सर। प्रियांशु, चलो यहाँ पे बताओ, आया नहीं आज प्रियांशु, यहाँ पे क्या होगा? डायगोनल प्लेनर। TBP। शेप क्या होगा? ज्योमेट्री TBP होगी। यस। हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 120 डिग्री। अब बताओ। bf3। BF3 BCl3 है ना। अच्छा एक बात आना, आपने BF3 के बारे में सुना, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। BF3 एग्जिस्ट करता है, बट BH3 नहीं करता है। भाई कौन बच्चा बताया? BF3 एग्जिस्ट करता है, देखो ना, बट BH3 नहीं करता है। भाई BS3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हो जाती है। सही जा रहे BS3 हो। BS3 के अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF3 विल बी एग्जिस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दोनों ही है। वहां पे पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाता है, और जब पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बोलो, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है।
यहाँ पे क्या हुआ, 4 मतलब, समझ में आया ना ये बात। यस सर। इसलिए जो BH3 है B2H6 डाइमर के फॉर्म में एडजस्ट करता है, डाइबोरेन। यदि याद हो आपको डाइबोरेन के बारे में, तो सिंपल यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग होती थी, यहाँ पे ब्रिजिंग की बॉन्ड लेंथ अलग होती थी, ब्रिजिंग वाले बड़े होते थे और टर्मिनल वाले बॉन्ड लेंथ छोटे होते थे। बोलो, 3 Yes, sir. सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, याद हो तुम्हें, बनाना बॉन्डिंग। चलो यहाँ पे बता दो, सब कुछ रिलेट करना सीखो। यदि आपको रिलेट करना आ गया दूसरे से तीसरे से, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा बोलो, टेट्राहेड्रल। Yes. ये भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ये कैसा होगा, sp3। ये कैसा होगा बॉन्ड एंगल, 09 degree 20 28 मिनट। शेप क्या होगा, एग्जांपल CH4 CCl4। यहाँ पे बताओ 5 होगा तब क्या होगा, pentagonal bipyramid. ठीक है, पेंटागोनल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक्चुअली Oh, टीवीपी sorry, में sorry. Yes, sir. ये टीवीपी होता है। The मैं transcript. ट्राइगोनल पे टीपी लिखना चाहिए मुझे, इसको ऊपर वाले को क्या लिखना चाहिए, टीपी। ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, एक्चुअली टीवीपी नहीं लिखना चाहिए, टीपी टीपी लिख दो, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। और टीवीपी इसका हो जाएगा, Yes. टीवीपी इसका हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा बोलो, बॉन्ड एंगल 90 degree and 120 degree. 90 120 180 भी होगा इसमें, तो दोनों Cl जब अपोजिट Yes. होगा, है ना। PCl5, अच्छा PCl5 के क्वेश्चन याद आ गया। PCl5 के जो एक्सियल वाले बॉन्ड होते हैं वो बड़े क्यों होते हैं, लॉन्गर क्यों होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए, और इक्वेटोरियल वाले छोटे क्यों होते हैं, वाई। So वो longer इसलिए होते हैं क्योंकि उनको repulsion ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। ठीक है। 90 डिग्री से 3 repulsions आती हैं, हम्म, लेकिन जो इक्वेटोरियल वाले होते हैं उसमें एक 90 डिग्री वाली, दो 90 डिग्री वाली होती हैं और दो 120 वाली होती हैं। हम्म। तो अगर हम देखा जाए, उसे कैलकुलेट किया जाए, तो एक्सियल वाले को ज़्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ती है, इसलिए लंबे होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ बोलो, ऑक्टाहेड्रल। यस। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, है ना। यहाँ पे sp3d2 sp3d2, बॉन्ड एंगल 90 होगा, 180 180 होगा। और क्या हुआ यहाँ पे, एग्जांपल SF6 ZEF6 है। F6 क्या बोलो, क्या बोलो बोलो। ZEF6 ZEF6 करेगा, वाह। ऑक्टाहेड्रल होता है ZEF6 XCF6। क्या कर रहे हो तोमिल बाबू, XCF6 बनाओ, जब तुम खुद बनाओ XCF6 तुम्हें खुद पता चले। आज के बाद तुम्हें XCF6 मॉलिक्यूल बोलोगे नहीं, भूल जाओ, तुम कहोगे अच्छा से ला दिया। बनाओ खुद से। तो 7 सिग्मा आते हैं उसमें। कितने भैया, एक लोन पेयर आता है उसमें Yes, sir, lone pair. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है यस सर। ना। SF6 होगा। यहाँ पे क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे क्या होगा, EVP। फिर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3। इसमें 72 डिग्री भी मिलेगा, 180 भी मिलेगा, 90 भी मिलेगा। एग्जाम्पल बताओ, IF7। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, IF7।
अब देखो, जैसे मान लो ये तो मैंने बता दिया अपना। अच्छा एक बात आना, पता है ये सारे मॉलिक्यूल जितने लिखे हैं अपन ने ऊपर वाले, वो कैसे होंगे? पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे? बोलो, जितने भी मैंने ऊपर एग्जांपल लिखे मॉलिक्यूल कैसे होंगे? नॉन पोलर पोलर। होंगे, नॉन पोलर? क्यों? यहाँ पे अगर देखा जाए तो म्यू 0 हो जाएगा। ऑल द अबव मॉलिक्यूल have dipole moment is zero। क्यों होता है पता है? ड्यू टू ज्योमेट्री और शेप विल बी सेम। तो इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा, मॉलिक्यूल हमेशा कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। कैसे होंगे? नॉन पोलर। ठीक है, अब आपको पता है, ये चीज तो क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। अभी हमने क्या लिया, अब हम फिर से लेते हैं यहाँ पे लोन पेयर, सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, शेप, ज्योमेट्री, और क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। चलो एक, दो, बताओ। sp3। हम्म, sp3। क्या बोल रहे हो? sp3 होता sp2 सॉरी। हाँ sp2। बॉन्ड एंगल 120। क्या बोल रहे हो? 120 होगा? है लेस देन 120। लेस देन 120। शेप एंगुलर। एंगुलर। ज्योमेट्री इमेजिन करो। टीपी। हम्म, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। टीपी, ट्रायंगुलर प्लेनर। एग्जाम्पल एसेंशियल। अच्छा मान लो एक सिग्मा तीन, एक लोन पेयर तीन सिग्मा, sp3। एक लोन पेयर चार सिग्मा। sp3d। तो यहाँ तो तुम्हें क्या हो गया? sp3 बता दिया। बोलो क्या होगा एग्जाम्पल? लेस देन 109। शेप क्या होगा? बेंट। ज्योमेट्री क्या होगी? बेंड क्यों होगा इसका? सब पिरामिडल होना चाहिए। पिरामिडल, एक्चुअली ट्राइगोनल पिरामिडल बोलना चाहिए मुझे, और अच्छा होता है। यस। ठीक है, लेकिन हम चलो पिरामिडल सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत है। शेप पिरामिडल नहीं होता है। पिरामिडल। यहाँ पे क्या ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल ns3। ns3। NH3, अमोनिया। अच्छा यहाँ पे बताओ क्या होगा? sp3d। sp3d। बॉन्ड एंगल बोलो। लेस देन 120। लेस देन, तो sp3d है, मॉलिक्यूल कौन सा होगा पहले ये सोचो। आप मॉलिक्यूल देखो, SF4 मॉलिक्यूल होगा, होगा ही। यस। इसका शेप कैसा होगा बताओ? बोलो। कोई
कोई तो बोलो यार। सीसो। सीसो। कैसा हुआ? सीसो। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? पीवीपी। यस सर। इसके जो बॉन्ड एंगल होंगे, अब जो मतलब होना क्या चाहिए था, SF4 था, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? लेस देन 90, लेस देन 180, सब कुछ लेस देन ही हो जाएगा। क्यों? क्यों ये लेस देन हो जाएगा, ये भी लेस देन हो जाएगा 90, है ना? तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? शेप क्या हो गया? 300। ज्योमेट्री क्या हो गई? एग्जाम्पल SF4। चलो बताओ, दो यहाँ लोन पे पेयर। सर जो आपने ज्योमेट्री लिखी वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए ट्रायगोनल डायग्राम में? अरे टीबीपी। टीबीपी। हाँ टीबीपी। दो दो है तब बताओ क्या होगा? दो तीन है तब क्या होगा? दो में तो सर SP3 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल लेस देन 109। लेस देन 109 डिग्री, 28 मिनट। शेप एंगुलर या बेंट। बेंड। ज्योमेट्री रेक्टोइड। टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल वाटर। वाटर। यहाँ पे बताओ। SP3D। 3D। यहाँ पे बोलो। लेस देन 90, लेस देन 180। सोच लो। सोचो सोचो, दिया था कृष्णा। तारिक भूल गए क्या? बोल ही नहीं रहे। बोलो कुणाल। सर शेप तो टी शेप हो जाएगा। सोचो यार, थोड़ा अच्छे से सोचो। अच्छा 3 से गुणा, टी शेप हो गया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल। शेप पे आ जाएगी। एग्जाम्पल CLF3। TVP होगी इसकी भी। यस। तो आप देखोगे एग्जाम क्या हो जाएगा, शेप टी शेप। इसका स्ट्रक्चर याद है किसी को? यस सर। कैसा होता था? ये होता है देखो, CL। दो लोन पेयर लगा देंगे इक्वेटर पे। इक्वाटोरियल पे। ऐसे इक्वेटर पे लगाते हैं ना। हम्म, चलो ये तो हो गया 2 सिग्मा 3। अब मान लो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तब क्या होगा बताओ सब। जैसे एक मिनट उल्टा लिख के, 2 लोन पेयर वाले केस में, 3 लोन पेयर वाले थे। अब 3 बार 3 लोन पेयर 2 सिग्मा। सर लोन पेयर ओनली उसके देखने हैं जो हमारा बीच वाला एटम होगा, सेंट्रल एटम। उसी के लिए। I3 माइनस। ठीक है। वैसे XCF2 भी तो हो सकता है। यस। लीनियर हो जाएगा 180। यस। ज्योमेट्री भी TVP होगी लेकिन, ठीक है। चलो अच्छा एक बात आना, ये तो तुम्हारा XCF2 हो गया, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP3D हो गया।
अब जैसे मान लो सिंपल 3 लोन पेयर वाला हो गया, मान लो 2 लोन sp3d2 sp3d2, इसका क्या होगा ज्योमेट्री? स्क्वायर प्लेनर क्या स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर होगी? नहीं नहीं, ज्योमेट्री नहीं होगी, शेप होगा। शेप एग्जांपल, स्क्वायर प्लेनर होगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। एग्जांपल बोलो। xgf4 xgf4 ये होता है इसका शेप स्क्वायर। अच्छा, ये पोलर होगा मॉलिक्यूल या नॉन पोलर? जो 2 मॉलिक्यूल छोड़ दो लोन पेयर वाले केस में, ये दोनों मॉलिक्यूल इस टाइप के, ये दोनों पोलर नॉन पोलर है। और बाकी के सब कैसे होते लोन पेयर वाले केस? बोलो। पोलर। चलो एक लोन पेयर ले लो, 6 सिग्मा ले लो। sp3d3 एग्जाम्पल बताओ। बोलो एग्जाम्पल। if6 माइनस HCF6 होगा ना, अभी बताया तुमने। SF6 माइनस if6 माइनस यस IF6 माइनस, ठीक है, वो भी चल जाएगा। XCF6 भी चल जाएगा। चलो कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, तुम्हें बताने हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ बताओ। सेफ हाइब्रिडाइजेशन NH4 प्लस, PC P F5 P PCl5 PCl6 माइनस PCl4 प्लस। बोलो। तो फर्स्ट वाले का तो sp3 हो जाएगा, sp3 वेरी गुड। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, यहाँ पे sp3d हो जाएगा। pbp TBP, यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा। यस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्टेट्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप और ज्योमेट्री PCl4 प्लस क्या हो जाएगा? sp3 टेट्राहेड्रल, यही होगा, यस सर। है ना? तो यहाँ तक तो तुम्हें सारी बात क्लियर। अब देखो, जैसे मान लो आपको पोलर नॉन पोलर की बात आ रही है। हमने आपको ये कंपाउंड दिया, ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर ठीक है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर ये कैसा मॉलिक्यूल है?
नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। पोलर, वेरी गुड। ये कैसा है? पोलर। ये भी पोलर है और ये भी पोलर होता है। CnR। ये भी कैसा होता है? पोलर। अच्छा, ये कैसा होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। एक्चुअली लीनियर होता है, इसका जो शेप तुम बनाओगे तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा। C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड, तो कैसा हो जाएगा मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन पोलर तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया, सिंपल। पोलर, नॉन पोलर तुम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है और क्यों? NF3 का ज्यादा होगा। हम्म, सर क्या बताना है? ये बताओ इसमें किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? NH3 का। NF3 का? क्यों? अमोनिया। अमोनिया क्यों होगा? सर वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो वहां से जो H वेक्टर है और लोन पेयर का वेक्टर ऐड हो जाएगा। ओके। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे ना। जो और हमारा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां से जो डायपोल वेक्टर आएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो डायपोल वेक्टर अपोजिट हो जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वेक्टर वेरी गुड। इफेक्टिवली। क्योंकि आपको पता है जो ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टरली क्वांटिटी होती है, NH3 और ये हो गया NF3। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये NH3 हो गया, ये NF3 हो गया। तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो कहीं ना कहीं ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। सिंपल सी बात है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। है दोनों ही मॉलिक्यूल पोलर, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन डायपोल मोमेंट सिंपल इसका ज्यादा है। ये हो गया। जो आपने एरोस बनाए उल्टे नहीं बनेंगे। क्यों? आपने नाइट्रोजन बनाए इससे जो इसमें एरोस बनाते हैं डायपोल मोमेंट के, वो बनाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह बनाते हैं। हाँ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, तुम उल्टा बना, तुम नेगेटिव से पॉजिटिव तो फिजिक्स में फिजिक्स बनाते में बनाते। फिजिक्स में चला गया ये बच्चा। अभी पढ़ाया होगा सबने डायपोल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स में चले गए बच्चा।
यहाँ तक तो हमारा हो गया। अच्छा, PCl5 सॉलिड स्टेट में कौन से में एग्जिस्ट करता है? PCl5 सॉलिड स्टेट में किस में एग्जिस्ट करता है? आयंस बताओ। PCl6 माइनस PCl4 प्लस। अच्छा ठीक है। अच्छा आपसे एक चीज और बताओ मुझे, ये S3O9 में नंबर ऑफ SOS बॉन्ड बताओ। P4O6 में नंबर ऑफ POP बॉन्ड बताओ। P4O10 में भी नंबर ऑफ POP बॉन्ड बताओ। S3O9 में क्या बताना है? S3O9 में क्या बताना है? S3O9 नंबर ऑफ SOS बॉन्ड 3। वेरी गुड। P4O6 में 6। हो गया सभी से? यस सर। P4O10 में 6। तो वैसे P4O6 में और P4O10 में सेम ही आ रहे होंगे, 6 या 6 आ रहे होंगे। यस। तो ये होता है आपका POP, POP, ये हो गया आपका सिंपल किसका? अरे यार एक थोड़ा सा 4 हो गया ना, ठीक है। यही होगा POP का, ये P4O6 का हो गया। अब आप यदि P4O10 का बनाना है तो आप डबल बॉन्ड लगा दो बस। और आपको यदि मान लो S3O का S3O9 का बनाना है, SOS ये बन। यहाँ पे इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। बोलो, ईच सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और यहाँ पे ईच फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3। तो हो गया तुम्हें। जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए NO प्लस NO माइनस NO3 माइनस। आपसे पूछा जाए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, क्या होगा? NO माइनस सबसे कम होगी। क्यों? उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है? NO माइनस का। क्या कह रहे हो तुम, पगला रहे हो क्या? तो सॉरी, NO का 3 है। मुझे ऑर्डर बताओ फिर क्या है। फिर भी पगला रहे हो, अभी भी पगला रहे हो तुम। एक बार करो, जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, ये लगता ना आता है मुझे तो।
NO का 2.5, निकालो तो। NO प्लस का 3, हम्म, NO माइनस का 2, हम्म, 3 माइनस का 5/3, हम्म, NO3 माइनस का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, हम्म। उसके बाद NO माइनस का, फिर NO प्लस का, फिर NO का, फिर NO प्लस। NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5, इसका 3, हम्म 3, तो 3, इसका 2, इसका 1.66, 1 पॉइंट। 66, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी फिर? NO3 माइनस, और उससे कम? NO माइनस, फिर NO, फिर NO NO प्लस। प्लस। क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, यही होता यस, है ना? अच्छा, जैसे मान लो आपको NO है, NO से NO माइनस बनाना आसान है या NO प्लस? NO प्लस। वाई? सो मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा। NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या था? तो डिक्रीज तो नहीं होगा ना, डिक्रीज तो नहीं होना चाहेगा ना वो। ये आपको पता है इसका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? 2, इसका 3, तो वो इंक्रीज करेगा ना। तो आपका NO ये आसानी से बना सकते हो, NO से NO प्लस क्या इजियर है ना, इजी मेथड से आप बना सकते हो। जबकि NO से NO माइनस डिफिकल्ट होगा। क्या हुआ? डिफिकल्ट होगा। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान समझना। जैसे मान लो आपको दे दिया O2 प्लस, O2, O2 2 माइनस, O2 2 प्लस, इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर दोनों को ही बता दो, वैसे अपोजिट ही हो जाएगा कुछ नहीं। डन सर। वेरी गुड। और कोई बच्चा? डन सर। वेरी गुड। क्या हुआ यहाँ पे? O2 2 माइनस का ज्यादा होगा, ओके, फिर फिर O2 का, O2 का, फिर O2 प्लस का, O2 प्लस का, फिर O2 2 प्लस। O2 2 प्लस। क्योंकि यहाँ पे कितना 14 हो रहा होगा, 3 आ रहा होगा इस केस में, यस, उसके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक तो ठीक है, तुम्हारा सारा कुछ सबको क्लियर हो गया होगा। तो और एक दो क्वेश्चन आपको जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की पूछ लेता क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक बता दो, अनपेड नहीं दिखेंगे तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को भी आ जाता है।
मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू इक्वल टू √nn+2 बोल्ट्जमैन। अंडर रूट ऑफ nn+2। तो आप वहां से आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल, n यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरीके से आप करना है। केमिकल बॉन्डिंग का भी मैंने रिवाइज करा दिया है। मैं सोच रहा हूँ थोड़े से और क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये था तुम्हारा क्लास इसका, तो सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, पेपर में तुम्हारा फुल इनऑर्गेनिक आईडी है 11th की। ये पेपर ऑल इंडिया वाला कैसा गया तुम लोगों का, जो नीट वालों ने दिया था? किसने दिया था पेपर? किसने दिया था? तो तुम्हारी मुझे सबसे पहले, अभी तुम्हें दिमाग में एक बात आई है कि मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट की बात करनी है पढ़वाने की। ओके, तो मैं बात रखता हूँ। यस सर। तो वो तो तुम्हारे पेपर के कितना स्कोर आया तुम ऑल इंडिया वाले में? सर वो तो देखा नहीं अभी। क्यों नहीं देखा? पेपर कैसा था? मजा आ गया था? यस सर। मजा आ गया था या नहीं आया था? कुछ मिस्टेक दिखी पेपर में? यस सर, थोड़ी थी, मतलब कौन ज्यादा सी? नहीं थी सर। फिजिक्स में थी थोड़ी, एक क्वेश्चन में थी। वो एक बाई चांस निकल गया होगा ऐसे ही। एक्चुअली ये गलतियां इसमें हो नहीं सकती क्योंकि वो प्रॉपरली बन रहे हैं पेपर सारे। वो पहले बनते हैं, ठीक है, वो टाइप होते हैं, फिर उसके बाद वो प्रूफ रीड किए जाते हैं। सर वो शायद वो उसमें ये था 2.9 का 20। हाँ, वो थोड़ा सा बहुत कभी भी ध्यान नहीं जाता ना कि पॉइंट है, और कभी भी लैंग्वेज पे हर चीज कितना देखेंगे, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है। दो क्वेश्चन में फिगर भी नहीं थे इसमें सर, 2 क्वेश्चन में फिगर्स भी नहीं दे रखे, मतलब क्वेश्चन में दे रखा था गिवन ब्लॉक फिजिक्स में उसी में ऑल इंडिया टेस्ट में ही था वो क्वेश्चन। हाँ, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? वो सब्जेक्ट ध्यान नहीं है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में ही था किसी। डायग्राम तो आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी में गायब नहीं होगा, देख लेंगे कभी किसी में। सर कभी कभार नेटवर्क की वजह से भी हो जाता है। हाँ, वो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। अपलोडिंग होती है ना यहाँ से ऐप पे जब, तो वो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। और क्या पता नेट स्लो चल रहा हो, उससे भी हो जाता है, वो पूरी इमेज नहीं दिखती है। यस सर। पहली बात तो यही है कि वो उसमें नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो प्रूफ रीड होके जा रहा है बहुत ज़्यादा अच्छे से। फिर भी 1-8% तो ही जाता है देखने में, तो कोई इशू नहीं है। तो ये नीट की काउंसलिंग हो गई स्टार्ट इस साल वाली? नो सर। क्या होगा, तुम्हें मौका मिल गया। नीट की डेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब देखो, बढ़ेगी घटेगी तो नहीं है। तुम जून तो मान ही लो लास्ट में पेपर में जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। अब बाकी का पता नहीं, क्या पता कम हो जाए, क्या पता, मतलब क्या पता टाइम पे हो जाए। एक्सपेक्टेशन तो यही कि जून जाएगा, समझ रहे हो? जून जाएगा। यस सर, सही रहेगा। चलो। हाँ, बोलो। अभी जे एग्जाम आने वाला है, पोस्टपोन हो सकता है क्या? कब है पेपर तुम्हारा? सर अभी तक तो बता रहे हैं मार्च में होगा। नहीं, मार्च में होगा तो पेपर के टाइम तो नहीं लेंगे ना, वो पेपर के बाद ही लेंगे सीबीएसई के। एनटी इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा, या तो सर पेपर अभी की ओमिक्रॉन फैल रहा है, हो तो सकता या है तो पोस्टपोन हो जाए। क्या पता तुम्हारे इसी बिहाफ पे कर दें, टर्म के एग्जाम के बिहाफ पे ही कर दें सारा कुछ। टर्म 2 होगा, होगा। टर्म 2 होगा, कोई नहीं रोक पाएगा टर्म 2। अब देखो क्या होता है, अभी सिचुएशन तो कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या पता आपका ऑब्जेक्टिव हो जाए। सर मैं उसके पूछ रहा हूँ जेई का। जेई के लिए यदि मार्च में पेपर होगा, बोर्ड फिर मार्च में नहीं होगा तो बढ़ेगी डेट। बोर्ड, अब मुझे तो नहीं लगता कि साथ साथ में देगा। बोर्ड और तुम्हारा जेई साथ में रख दे, ऐसा तो एनटीए नहीं करेगा। दोनों साथ में तो नहीं रखना चाहिए, समझ रहे हो? चलो फिर देखते हैं क्या होता है। डेट तो नहीं बढ़ेगी, यदि वो मार्च दे रहे हैं तो मार्च नहीं, मानो तुम अप्रैल का फर्स्ट वीक ही मानो तुम उसका जेई का। अप्रैल तक जा सकता है।
फर्स्ट वीक है मार्च में, कैसे मान लो फर्स्ट वीक में, लेकिन पेपर भी तो होगा तुम्हारा टर्म 2 का, यदि टर्म 2 का पेपर हुआ तो कैसे होगा? सर टर्म 2 का शायद अप्रैल में होगा। अप्रैल महीने में होगा तो फिर हो जाएगा। ये क्या होता है, क्या सिचुएशन बैठाते हैं वो। पर सर उन्होंने कहा था मार्च से लेट नहीं करेंगे इस बार बिल्कुल। अब देखो तो वो एनटीए भाई ऐसा सीबीएसई पेपर को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकती ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। चलो फिर ठीक है, दैट्स इट, ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट सर।